सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले, सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो सभी कैडेट्स फटाफट लाइव आ जाए जल्दी से और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी आने वाला है, किसी का तो 14 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज जो पढ़ा रहा हूँ ना वो सारा का सारा आपको जो है आज बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, हर एक कैडेट को ये पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। हर एक एनसीसी कैडेट को ये पीडीएफ मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं ये वाला पेड कोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, ये फ्री है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आ जाए, जुड़ जाए सभी जितने भी कैडेट्स हमारे रेगुलर वाले, सभी लोग जल्दी से फटाफट आ जाए, जुड़ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज की। और आज का जो क्लास है ना वो काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब जो भी बच्चे इसको ऑफलाइन में देख रहे हैं तो वो बच्चे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो कवर होंगे, टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बहुत सारे कैडेट्स आ चुके हैं लाइव। स्वागत है भैया आप सभी का मिशन एनसीसी में। ठीक है, तो मिशन एनसीसी मॉडल प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 1। तो चलिए कॉमन सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हैंडबुक में का पेपर है, आप सभी को पता ही होगा। जिनको नहीं पता है ठीक है, तो उनको मैं जो है वीडियो के लास्ट में ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे बता दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए सभी। तो हमारा कॉमन सिलेबस जिसको सामान्य पाठ्यक्रम कहा जाता है, चलिए कॉमन सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ड्रिल। तो ड्रिल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है एग्जाम में। ड्रिल का बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे तो अच्छे से याद रखिए। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, आचरण, चुस्ती पूर्ति, प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार, आदेशों को तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुणों का विकास करना। ये जो है ड्रिल के उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के ऊपर ड्रिल काम करती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, कैडेट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, कैडेट में डिसिप्लिन लाना। ठीक है, कैडेट को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना। ठीक है, तो ये जो है सभी क्या है ड्रिल के उद्देश्य आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बता ही दूंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करना है। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। तो खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं, तो भैया खुली लाइन चल में जो है वो 1.5 कदम लिए जाते हैं। कितने, तो 1.5 कदम लिए जाते हैं। चलिए उसके बाद में आगे और पीछे केवल कितने कदम लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे और पीछे कदम लेने की अनुमति कितनी होती है, तो केवल जो है 1 कदम आगे या पीछे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में विश्राम स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो भैया विश्राम की जो पोजीशन होती है, आप विश्राम पोजीशन, ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर पता है। ठीक है, तो 12 इंच होती है। चलिए उसके बाद में परेड में कितने कदम के बाद थम किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परेड में कितने कदम के बाद थम किया जाता है, तो 14 कदम के बाद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे 14 कदम के बाद जो है परेड में थम किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में डबल मार्च में कदम की लंबाई कितनी इंच होती है, तो डबल मार्च में कदम की लंबाई कितनी इंच होती है, तो 40 इंच होती है, 40 इंच होती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है और क्वेश्चन पेपर इतना करेंगे तो 1 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आज की क्लास काफी बड़ी होने वाली है। और सभी लोग ना मुझे बिल्कुल चैट बॉक्स में बताते जाओ कि कौन कौन प्रेजेंट है, लेट नहीं होना है। ठीक है, सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइव जुड़ जाए और लेट नहीं होना है किसी को। और आप सभी के चैट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, अगर हर किसी का अगर नाम मैं यहाँ पे लेता रहूंगा तो वीडियो कितना बड़ा होगा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड
स्क्वाड कितना डिग्री मुड़ता है आधा दाहिने मुड़ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री हम मुड़ते हैं, कितना? तो 45 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा नहीं जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? तो आधा बाएं मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है, दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है, बाएं मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री मुड़ता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के 4-5 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में स्पैरो भी आ चुकी है आपके साथ पढ़ने के लिए रात के समय में, क्योंकि उनके जो 2-3 घोंसले मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आती है। अब मैं ये रूम में जब वीडियो बनाता हूं तो उनको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। रात के समय अब उनका भी सोने का टाइमिंग होता है, तो वो भी क्या है, तो वो भी उनको भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए ना, लेकिन क्या करें, रूम मेरे पास यही रूम है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी इंच होती है, ठीक है। तो तेज चाल में 2 कैडेट के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 45 इंच होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं दाहिने सज में स्क्वाड कितना इंच एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो दाहिने सज में स्क्वाड कितना इंच कदम आगे बढ़ाते हैं? तो 15 इंच का कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दाहिने सज में जो स्क्वाड होता है वो 15 इंच का एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए उसके बाद में सावधान की स्थिति में अंगूठे के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? आप सभी को पता ही है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए उसके बाद में पीछे मुड़ में स्क्वाड डिग्री पर मुड़ता है। तो पीछे मुड़ में मैंने अभी बताया था आप सभी को, ठीक है। तो पीछे मुड़ यहाँ पे आ ही गया है, तो 180 डिग्री पे हम पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो दाहिने मुड़ कितने डिग्री पे मुड़ते हैं? तो दाहिने हम 90 डिग्री पे मुड़ते हैं, और बाएं कितने डिग्री पे मुड़ते हैं? तो 90 डिग्री पे मुड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सभी लोग याद रखिए सभी क्वेश्चन, और वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। बहुत सारे नए कैडेट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है भैया आप सभी का मिशन एनसीसी में। चलिए उसके बाद में सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम सैल्यूट देते हैं ना तब किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाए, ठीक है। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हो, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोनी सीधी रेखा में हो। जो ये हाथ है ना, राइट हैंड आपका दाहिना हाथ, तो वो चुस्ती से है ना, आपको बिल्कुल ऐसा चुस्ती से लाना है, ऐसा स्पीडली, ठीक है। कैसे? स्पीडली। और आपकी जो ये है ना उंगलियां है वो सीधी होनी चाहिए एक ही लाइन में, ठीक है। ऐसी बहुत सारे बच्चे ना ऐसे करते हैं सैल्यूट। सैल्यूट कैसे कहते हैं? ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ये सीधी, सभी जो है आपकी जो उंगलियां है वो सीधी परस्पर मिली हुई होनी चाहिए, हथेली पूरी खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी सीधी, ठीक है। तो इस तरीके से। चलिए उसके बाद में तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट होना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो भौं होती है आईब्रो, ठीक है, वहां पे होना चाहिए। उसके बाद में हाथ को कुछ ही क्षण का निश्चित, यहाँ पे कुछ देर तक हमें पॉज करना है, ठीक है, कुछ देर तक। उसके बाद में जो है हाथ को चुस्ती से सीधे नीचे गिराए और सावधान की मुद्रा में आ जाए, ठीक है। हाथ को जो है बिल्कुल यहां से कट करना है, फास्टली चुस्ती से बिल्कुल ऐसे, और सावधान की स्थिति में आ जाना है। तो ये बातें हमें सलामी देते समय ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो बी वाले बच्चे रट लो, सी में थोड़ा सा नहीं बोल सकते लेकिन बी में आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो नेशनल फ्लैग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो तिरंगा है उनको भी हम कौन सा सैल्यूट देते हैं? तो नेशनल सैल्यूट देते हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावधान की स्थिति में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है या रखा जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन ना मतलब कि मेरे मुंह में ना ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया है, जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ना वो मेरे मुंह से वो निकल जाते हैं, यहाँ पे मैं फोकस ही नहीं करता हूँ ज्यादा। तो सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बी वाले बच्चे याद रखिए, बी वाले बच्चे, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर होता है, फिर आप सेकंड ईयर में होते हो, तो सेकंड ईयर में आप फर्स्ट टाइम बी का एग्जाम देते हो, तो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सावधान की स्थिति में क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या अगर आप ए सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसलिए ए और बी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है। अब जो बच्चे सी में होंगे तो उनको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि भैया उनको
ऑलरेडी बी सर्टिफिकेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने, क्योंकि ये बेसिक, अब इतना बेसिक थोड़ी ना पढ़ाएंगे आपको कि सावधान की स्थिति में इतना बेसिक क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो ये बी सर्टिफिकेट में पूछा जाएगा, सी में नहीं पूछा जाएगा। तो सावधान की स्थिति में किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? शरीर एकदम सीधा हो, स्थिर हो, किंतु अकड़ा हुआ न हो। आपका जो शरीर है, बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सिर जो है आपकी बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। आंखें एकदम सामने देखते हुए, आपकी जो आंखें वो 100 गज दूरी को देखते हुए होनी चाहिए, सीधा आंखें सामने। ऐसा नहीं कि भैया दाएं बाएं इधर ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं घुमाना है आंखों को, ठीक है। चलिए, थोड़ी सीधी गर्दन, थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर से भरते हुए होनी चाहिए। कंधे जो है वो वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए होने चाहिए। आपके जो शोल्डर है वो क्या है, वो नीचे की ओर ऐसे खींचे हुए होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे करके रख दोगे, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है ये छोटी छोटी चीजें। सीना उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट अप, चिन अप, शोल्डर बैक, चेस्ट जो आपकी क्या है वो उठा होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में दोनों हाथ शरीर के पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए हो और कोनी सीधी, उंगलियां आधी मुट्ठी बांधे हुए, वह अंगूठा सामने की ओर होना चाहिए। उसके बाद में घुटने सीधे हो और शरीर का वजन दोनों पांवों पर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों एड़ी मिली हुई हो और पंजे परस्पर 30 के कोण पर हो, ठीक है। जो पंजे हो गए दोनों एड़ियों के बीच में जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और आपका जो बॉडी का पूरा जो वेट है, ठीक है, पूरे बॉडी का जो वेट है वो दोनों पैर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गधे के जैसे एक पैर के ऊपर पूरा वेट डाल दो भैया, एक पैर को मुड़ा दो, ठीक है। घुटने से एक पैर को ऐसे मुड़ा दो और एक पैर के ऊपर पूरा वेट डाल दो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम बहुत बार ऐसे ही करते हैं, आपको इसके ऊपर रगड़ा भी मिला होगा, ठीक है। जिन्होंने भी एक पैर के ऊपर पूरा वजन डाल दिया है तो उनको रगड़ा भी मिला होगा। चलिए, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि शस्त्र प्रशिक्षण, जिसको हम वेपन ट्रेनिंग कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सी वाले बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखो, ठीक है। राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखो। तो इसमें क्या है, लक्ष्य की स्थिति है, ठीक है। लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर का प्रथम दबाव डाले। जैसे ही आपको पहले एमिंग लेना है अच्छे से, ठीक है। आपको पता है अगर टारगेट आपका अच्छे से दिखाई दे रहा है, पहले पूरा टारगेट के ऊपर फोकस करो, फिर ट्रिगर को दबा दो। उसके बाद में श्वास नियंत्रण, ब्रीथिंग, ठीक है। सांस को नहीं लेना है बार बार। आपने मान लो ऐसे आपने राइफल पकड़ी है, कैसे, ऐसे आपने राइफल पकड़ी और बार बार ऐसे बार बार अगर सांस लोगे तो क्या होगा भाई, आपकी राइफल भी हिलेगी ना, इधर उधर इधर उधर, ठीक है। इसलिए सांस नहीं लेना है, ब्रीथिंग नहीं लेना है, ठीक है। ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर राइफल हिलेगी तो आपका जो निशाना है वो कहां पे, कहीं और लगेगा ना, आपके सही टारगेट के ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करना है, वेट, ब्रीथिंग नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादा है ना, ब्रीथिंग नहीं लेना है। ब्रीथिंग के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सांस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। सांस का मतलब क्या है भैया, श्वास के ऊपर, ठीक है, ठीक है। श्वास के ऊपर बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सांस, सर बोलेंगे अब अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है सर, ये सांस कहां से आ गई बीच में, ठीक है। तो सांस मैं कहना चाहता हूं, ब्रीथिंग, श्वास के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, सभी कैडेट्स, ठीक है। और साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। अब सिर्फ मैं यहां से हर किसी के नाम नहीं ले सकता हूं, अगर हर किसी के नाम लूंगा तो वीडियो काफी बड़ा होगा और एक बच्चों को गुस्सा आ जाएगा कि सर आपने उनका नाम लिया है, वीडियो में मेरा नाम नहीं लिया हो, ठीक है। अब फिर मुझे वो चार्ट ही देखना पड़ेगा सभी के, ठीक है, सभी के कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। चलो भैया इसका नाम उसका नाम, तो इसलिए ना मैं नाम नहीं, यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूं, ठीक है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। और वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हमारी क्लास ना बहुत बड़ी होने वाली है। चलिए, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले श्वास को काबू में करना चाहिए। जब फोरसाइट लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में गोली चलाना, सही निशाना लक्ष्य पर आते ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के 1 या 2 सेकेंड तक उंगली और सिर यथायथ बिना हिलाए रखना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप गोली चलाओगे ना, जैसे ही आप फायर करोगे तो ऐसा सीधा है ना, राइफल को हटाना नहीं चाहिए, सिर को नहीं उठाना चाहिए। जैसी पोजीशन में हो कुछ 2 3 4 सेकेंड तक उसी पोजीशन में आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद में फॉलो थ्रू को क्या मतलब होता है, अनुगमन। तो जब तक गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना, एम और पकड़, होल्ड बनाए रखना चाहिए। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार का अनुगमन करना चाहिए।
ठीक है। जब तक आपकी जो गोली है ना, आपके राइफल की गोली जब तक आपके टारगेट के ऊपर, आपके एम के ऊपर जब तक नहीं लगती है, तब तक आपको क्या है, फॉलो थ्रू करना है, अनुगमन करना है, मतलब कि उसी स्थिति में रहना है। ठीक है, इसी को हम अनुगमन कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा या 7-8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो ये सारा का सारा जो है आप क्या करो, इसमें एक्सप्लेन करो। अगर नहीं पूछा जाता है ज्यादा मार्क्स के लिए, तो सिर्फ आपको ये पॉइंट्स ही लिखना है, जैसे कि एमिंग है, ब्रीथिंग है, फायरिंग है और फॉलो थ्रू है। ठीक है, ये पॉइंट्स ही आप लिख सकते हो अगर 4-5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है, तो भैया लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है, तो लॉ ऑफ एमिंग कहा जाता है इसको। लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आंख का रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सके। इसके बाद आंखों को फोरसाइट पर केंद्रित करें। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है भैया, आपको ना उस टारगेट को, मान लो ये आपका टारगेट है, ठीक है, ये कोई एक टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट है, तो आपको ना उसके ऊपर ऐसे फोकस करना है। ठीक है, तो आपका जो आंख है ना, आंखें अगर आप बंद भी करोगे ना, तो वो टारगेट ना आपके दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है, आप ना, चलिए अब वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा। ठीक है, बॉयज खास करके, ठीक है, जब भी किसी गर्ल्स को देखते हो तो कैसे, ठीक है, आंख में एक बार देख के ही आपको दिख जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ना क्या करोगे, एक ही बार देखो और बार बार देखने की जरूरत ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी आप फोकस करोगे आपके टारगेट के ऊपर, तो क्या है, एक ही बार देखो, बार बार नहीं देखना है। ठीक है, तो ऐसे देखो कि उसकी जो छवि है, ठीक है, उसकी जो छवि है वो आपके आंखों में दिखाई दे। ठीक है, जब भी वो सुना होगा ना, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें ही देखता हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भी आप आंखें बंद करोगे तो आपके टारगेट को ही देखो आप। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके ऊपर इतना फोकस करना है आप सभी को। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट, चलिए कुछ बातें मैं यहाँ पे जो आप सभी को बता रहा हूं तो वो कुछ कॉमेडी की जैसी होगी। ठीक है, हंसाने के लिए, या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिल पे ना ले। ठीक है, कोई कोई होता है जो कि पूरा दिल पे ले लेता है बातें। ठीक है, सर क्या आप लड़कों के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, लड़की के बारे में। चले उसके बाद में नेक्स्ट, राइफल को सही ढंग से पकड़े और सीधी रखे। ठीक है, राइफल को तो सही ढंग से पकड़ना है। उसके बाद में बाई आंख बंद करे और फोर साइड पर दृष्टि केंद्रित करे। बैक साइड यू फोर साइड को देखे और यह इसके मध्य में दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद फोर साइड की नोक मध्य व यू की भुजाओं के स्तर पर सीधी करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है जो कि लक्ष्य निर्धारण के नियम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अच्छे निशानेबाज के गुण क्या है, तो अच्छे एक फायरर के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, गुड फायरर के गुण क्या है। ठीक है, अच्छे निशानेबाज के, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़ और अच्छा ट्रिगर प्रचालन। ठीक है, एक अच्छे राइफल के, एक अच्छे निशानेबाज के गुण है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक कैडेट इस क्वेश्चन को रट लो। बिल्कुल 3 ही तो पॉइंट है, कितने, अच्छा निशाना बांधना, राइफल को अच्छी पकड़े। देखिए अगर हमें ऐसी लैंग्वेज में नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा आप दूसरे लैंग्वेज में भी समझो। निशाना को अच्छा पकड़े, राइफल को अच्छी पकड़े, अच्छा ट्रिगर दबाए। ठीक है, हो गया 3 गुण हमारे निशानेबाज के। चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा था सीरियसली। ठीक है, सभी कैडेट्स याद रखिए। चलिए उसके बाद में राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में अंतर क्या है। तो राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो भैया जब राइफल के चेंबर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल को लोड होने की होती है। ठीक है, जब राइफल में क्या होता है भैया, जब चेंबर में क्या है, कोई राउंड अगर होता है, ठीक है, जब राइफल की चेंबर में कोई राउंड होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, राइफल लोड की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब जब सभी राउंड्स मैगजीन में होते हैं, ठीक है, जब सभी राउंड्स जो आपकी, जब जो गोलियां है, मान लो आपकी जो गोली है वो कहां पे है, राइफल के चेंबर में, तो उसको हम राइफल का लोड होना कहते हैं। ठीक है, अगर सभी गोलियां अगर आपकी कहां पे, तो मैगजीन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैगजीन चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, ये आपकी एक ऐसी मैगजीन होती है। ठीक है, ये मैगजीन में क्या है, गोलियां होती है। ठीक है, जैसे आप राइफल को कॉक करोगे तो आपकी जो गोली है, एक गोली आके कहां पे लगेगी, आपके चेंबर में आ जाएगी। अगर चेंबर में गोली होती है तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे राइफल का लोड करना। और अगर सारी की सारी गोलियां अगर मैगजीन में है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे
राइफल मैगजीन का चार्ज होना। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सभी कैडेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप सभी को करना है। ठीक है, तो राइफल की सफाई के लिए फ्लैनेल का आकार कितना होता है? तो राइफल की सफाई के लिए फ्लैनेल का आकार, तो फ्लैनेल का मतलब क्या होता है? तो चिंदी होती है जो कि राइफल के साफ सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये दो तरीके का फ्लैनेल होता है। एक राइफल की सफाई के चिंदी का आकार होता है, एक होता है राइफल में तेल लगाने की सफाई की चिंदी का आकार। राइफल में तेल लगाने के लिए चिंदी का आकार होता है। ठीक है, तो दो तरीके की फ्लैनेल होती है। तो राइफल की सफाई के लिए फ्लैनेल का आकार कितना होता है? तो 4/2 इंच। कितना होता है? तो 4/2 इंच का होता है। चलिए, उसके बाद में 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? कितनी मैगजीन की कैपेसिटी होती है? तो 20 राउंड्स की होती है। 20 गोलियां है ना, राउंड्स का मतलब गोलियां होता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, एक गोली है उसको 1 राउंड कहेंगे, 2 गोली है उसको 2 राउंड कहेंगे, 3 गोली है 3 राउंड कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे SLR राइफल में 20 गोलियां बैठ सकती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर दबाव डाले जाते हैं। तो कितने दबाव डाले जाते हैं? तो 2 दबाव डाले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता होगा, जिनको समझ में आ गया वो समझ गया, जिनको नहीं समझ में आ गया, जिन्होंने, ठीक है, चलिए, उसके बाद में नहीं बोलता हूं मैं। 7.62 mm SLR के केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? तो SLR के केवल मैगजीन का वजन, ठीक है, यहां पे राइफल से जुड़ी नहीं है मैगजीन, सिर्फ मैगजीन को आपको निकालना है। और मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 9 ऑन्स होता है। कितना? तो 9 ऑन्स होता है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं 7.62 mm SLR की तीव्र फायरिंग की क्षमता। ठीक है, SLR की तीव्र फायरिंग की क्षमता राउंड्स मिनट होती है। तो कितनी? तो 60 राउंड प्रति मिनट की होती है। 60 राउंड याद रखिए। अभी सभी कैडेट्स ने यहाँ पे थोड़ा सा आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब ये 60 राउंड कहा है हमने? ठीक है, 60 राउंड मतलब कि 60 गोलियां हो गई है। ठीक है, तो हमने कहा था कि SLR की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? 20 राउंड की होती है। ठीक है, तो 20 कितने हो गए? 60। तो ये कितनी होगी? 3 मैगजीन। कितनी होगी? 3 मैगजीन। एक मैगजीन की कैपेसिटी कितनी होती है? तो 20 राउंड की। ठीक है, तो यहां पे 60 राउंड है, तो 60 राउंड का मतलब कितने मैगजीन हो गए? 3 मैगजीन है। तो SLR का जो तीव्र रेट ऑफ फायर जो है, ठीक है, फास्टर देन रैपिड जिसको कहा जाता है, जो फास्ट 1 मिनट में धड़ 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 धड़, आप कितने गोलियां फायर कर सकते हो? 60 गोलियां 1 मिनट में फायर कर सकते हो आप SLR से। कितने? तो 1 मिनट में आप कितने? तो 60 गोलियां आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। ये कौन सा है? तो तीव्र फायरिंग रेट है, रैपिड फायर है। ठीक है, अगर फास्ट में अगर करना है ना, तो 60 गोलियां 1 मिनट में आप फायर कर सकते हो। वैसे आप 20 गोलियां 1 मिनट में आराम से फायर कर सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो 20 गोलियां भी आप आराम से फायर कर सकते हो। अगर रैपिड की बात करें, ज्यादा अगर तेजी से आप फायर कर रहे हो, तो 60 गोलियां या 60 राउंड, ठीक है, आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। याद रखिए सभी कैडेट्स। चलिए, तो नेक्स्ट 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से? तो SLR के कुछ पार्ट्स नाम आपको याद रखना है। बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है। SLR के पार्ट्स के नाम लिखो हो सकता है, या राइफल के किसी भी पार्ट्स के नाम लिखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। .22 राइफल के पार्ट्स के नाम लिखो, LMG के पार्ट्स के नाम लिखो। इनमें से तो कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि सभी के लिए कॉमन ही है भैया। राइफल के पार्ट्स ना सभी के लिए कॉमन ही होती है। कुछ ऐसे पार्ट्स है जो कि थोड़े अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि अब बट तो सभी को होता है, SLR हो LMG हो सभी को बट होता है, बट है। उसके बाद में पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर है, ट्रिगर तो सभी को ही होता है ना, ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, मैगजीन है, हैंड गार्ड है, कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, 4 साइड पिस्टन, ब्रिज ब्लॉक, बैक साइड, इजेक्शन स्लॉट और बॉडी कवर। ठीक है, चलिए, हर वीडियो हमें बहुत जल्दी भी खत्म करना है, तो सभी लोग याद रखते जाए। ठीक है, अब सभी में थोड़ा इतने भी धीरे नहीं पढ़ा सकता हूं। चलिए, उसके बाद में 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। .22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है, तो भैया ये गलत है। ठीक है,
कितनी होती है, तो 5 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद में .22 राइफल का कैलिबर .22 mm का होता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी गलत है। ठीक है, .22 इंच का होता है। ठीक है, इंच का होता है। ठीक है, .22 इंच का होता है। चलिए, उसके बाद .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। ठीक है, नहीं नहीं, ये सही है यार। ठीक है, सही है, सही है। ठीक है, चलिए, .22 राइफल का जो कारगर रेंज है वो 25 गज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, याद रखिए सभी कैडेट्स। ठीक है, चलिए, सिर्फ यहाँ पे एक गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा, बाकी के सभी सही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक आता है फिर। ठीक है, तो सभी कैडेट्स, आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट कर दे। तो नेशनल इंटीग्रेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य है कि परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। तो ये सारे के सारे क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य है। ठीक है, अभी वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य चेंज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, इसलिए उन्होंने पुरानी वाले जो वर्तमान उद्देश्य है भारत के वो दिए। ठीक है, लेकिन याद रखो सभी। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताब में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, तो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संस्कृति एवं धार्मिक विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और विश्व के देशों के बीच बेहतर स्थान पाने के लिए जो है किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता बहुत ही आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, रट लीजिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य अथवा असत्य आप सभी को लिखना है। ठीक है, ट्रू ऑल फॉल्स, सुलह या कुल, सभी के साथ शांति। ठीक है, इसका मतलब सभी के साथ शांति की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी, क्या सही है या गलत है, तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये सही है। ठीक है, सुलह या कुल, ये जो नीति है वो अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, ये सही है। चलिए, उसके बाद में नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चना के नए तरीकों द्रविड़ों द्वारा भारत में लाए गए। ठीक है, तो यह असत्य है। चलिए, उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल बनाओ की नीति अपनाई, ये भी गलत है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ, यह भी गलत है। गौतम बुद्ध भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र है, ये सही है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जो युवा है वो किन सामाजिक बुराइयों को नहीं बोल के व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते। जैसे कि मैं मान लो, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। आप एक एनसीसी कैडेट किन सामाजिक बुराइयों को नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब कि अपने लेवल पर, ठीक है, मैं हूं, मेरे लेवल पे मैं राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान कैसे दे सकता हूं, तो मैं जो है नशीली दवाइयों का प्रयोग नहीं बोल के, ठीक है, जो है नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करूंगा, दहेज नहीं मांगूंगा, अवैध यौन संबंध नहीं रखूंगा, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, वंचितों का शोषण नहीं करूंगा, बाल श्रम, छोटे बच्चों को श्रम नहीं करवाऊंगा, परीक्षा प्रतियोगिताओं में आदि में अनुसूचित साधनों का प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, जब भी मेरा एग्जाम होगा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का, तो मैं बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में किसी से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा। जब भी मैं पेपर लिखूंगा ना, ठीक है, तो जब भी मैं ऐसा पेपर लिखूंगा, ठीक है, बी का सी का, ठीक है, तो मैं ना किसी से पूछूंगा नहीं, किसी के कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सभी जो बातें एनसीसी का नहीं, आप लाइफ पे कोई भी एग्जाम दोगे तो किसी से नहीं पूछना है, किसी कॉपी नहीं करनी है। ठीक है,
तो फिर उसके बाद में रिश्वत लेना और देना, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा, मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। तो ये मैं व्यक्तिगत स्तर पर ना, ये सभी व्यक्तिगत स्तर पर मैं नहीं बोल के ना, मैं मेरे देश में, मेरे राष्ट्र को निर्माण करने में मैं सहयोग दे सकता हूं, ठीक है, मेरे कंट्री को डेवलप करने में मैं अपना योगदान दे सकता हूं, इन सभी चीजों को मैं नहीं बोलकर, ठीक है। तो याद रखिए सभी कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। तो लीडरशिप का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, नेतृत्व। तो नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी वाले सी वाले बच्चे रट लो कि भैया एक नेता के गुण लिखो, या यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो नेतृत्व के मुख्य लक्षण क्या है, नेतृत्व के गुण क्या है, लीडर की क्वालिटीज क्या है, यही है। सजगता है, सुव्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, पहल करना, ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख, निष्ठा भाव, विनोद प्रियता, युक्तिपूर्णता, निस्वार्थ भाव, ठीक है। इतने सारे क्वालिटीज है, याद रखिए सभी कैडेट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर साल आने ही वाला है एग्जाम में, ठीक है। बी में भी आएगा, सी में भी आएगा। आप ना एक छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले जो कि बड़े मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। आपको ना कम से कम इसमें से इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, इतने सारे के सारे आपको थोड़ी ना याद रखना है, कम से कम इसके 7-8 नाम या 7-8 क्वालिटीज याद रख लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा क्वालिटी के बारे में तो वो उसमें डाल दो, कॉपी पेस्ट कर दो, सीधी सी बात है। अभी यहाँ से 7-8 पॉइंट्स याद रखो, 7-8 क्वालिटीज याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आने दो उसमें डाल दो, ऐसी जो भी क्वालिटीज के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो डाल दो, सीधी सी बात है। चलिए उसके बाद में एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है, ठीक है। एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप सभी ने यही वाले अगर पॉइंट्स आपने पूरे रटे हुए होते और ये पूरे के पूरे पॉइंट्स अगर आप भी इसका आंसर लिखे होते तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि उसके पॉइंट्स कुछ अलग है, इसके पॉइंट्स कुछ अलग है, सेम ही है, इसी में के पॉइंट्स इसमें डाल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सी है कि सच्चाई है, ईमानदारी। अगर ये लिखना है तो लिख सकते हो, ना लिखना है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है लिखना। लेकिन अगर 15 मार्क्स 20 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ आपको पॉइंट्स ही लिखना है, इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो सच्चाई है, ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, उसके बाद में समानता, विश्वास, सहायता, सम्मान करना, ठीक है। ये सारे के सारे एक अच्छे नेता के, एक सफल नेता के गुण है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप ये भी क्वालिटीज या ये भी गुण आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लिखते थे ना तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे, उसमें कोई दौराए, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो धारणा क्या है, तो धारणा का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये एक ही बार पूछा है, धारणा क्या है, अभी तक तो मैंने नहीं सुना है इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया हो, ठीक है। तो धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन याद रखो। चलिए, अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नेता कौन होता है, ठीक है। एक नेता कौन होता है, एक लीडर की परिभाषा आपको लिखनी होती है, डेफिनेशन लिखना है लीडर की। तो एक नेता वह व्यक्ति होता है, नेता एक वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, उसी को हम लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि भैया जहां पे नेता ये जो वर्ड्स आता है ना, तो बच्चों को लगता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ही हम नेता कहते हैं। ऐसा नहीं है, जो कि आपके एमएलए है, एमपीज है, ठीक है, तो इन्हीं को ही हम नेता कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर, एक आप जूनियर अंडर ऑफिसर हो, आप सार्जेंट हो, आप लांस कारपोरर हो, आप कारपोरर हो, तो भी आप एक लीडर हो, क्या हो, आप एक नेता हो। अगर आप में भी एक स्टेज डेयरिंग है, आप भी स्टेज पे जाके आप भी 10 बच्चों के सामने आप अगर स्पीच दे सकते हो, आप उनके सामने बोल सकते हो, तो भी आप एक लीडर हो, तो भी आप एक क्या हो, नेता हो, ठीक है। तो नेता एक वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, उसी को नेता कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेता के प्रकार कितने होते हैं। तो नेता के कितने प्रकार होते हैं, तो नेता के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है जन्मजात नेता, एक होता है प्रशिक्षित नेता, और तीसरा होता है अंगीकृत नेता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर और
क्या होता है, एक अज्यूम लीडर। ठीक है, ये 3 प्रकार के नेता के प्रकार होते हैं। अब जन्मजात नेता, जो जन्म से ही जो नेता होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जन्म से ही होशियार होते हैं, उनको हम जन्मजात नेता कहते हैं। प्रशिक्षित नेता किसे कहते हैं, तो जिनको हम ट्रेनिंग दे के कोचिंग दे के उनको हम लीडर बनाते हैं, उनको हम प्रशिक्षित नेता कहते हैं। अंगीकृत नेता क्या होता है, जो अपने आप से सीखने की चाह रखता है। जैसे कि आप सभी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के अपने आप सीखने की चाह रख रहे हो, तो आप क्या हो, तो आप एक अंगीकृत नेता हो, आप एक एज्यूम लीडर हो। ठीक है, तो इसी को हम अंगीकृत नेता कहते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छे से सभी चीजें समझ में आ रही है। तो कर्तव्य की परिभाषा लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ड्यूटी की परिभाषा लिखनी है, ड्यूटी की डेफिनेशन लिखना है। ड्यूटी कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य का नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी को ही हम कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सभी कैडेट्स। चलिए, आप सभी को एक बात मैं बता दूं, ठीक है, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपका जो बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम जो होगा ना, वो सेम इसी तरीके से होगा, आप देख सकते हो। पूरे के पूरे बिल्कुल क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बी और सी सर्टिफिकेट आप अंधेरा होने से अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एक पेड कोर्स है। ठीक है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ना इस साल बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ना आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम क्लियर करने में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 8 आंसर शीट मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इतना भी पढ़ोगे ना, 8 क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा रटोगे ना, आराम से आप बी ग्रेड, ए ग्रेड के ऊपर लाओगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और साथ में आपको 8 उनके आंसर शीट भी मिल रही है। उसके बाद आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट, क्विज टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं 199 रुपीज में, 199 रुपए में। इतना सब कुछ आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हो ना, आप आराम से आपके एग्जाम में ए ग्रेड से पास हो सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ लेके रखोगे तो नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। तो अब बात करते हैं, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, एग्जाम को कैसे क्लियर करें, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जी हाँ, टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनके 10 आंसर शीट मिलेंगी। उसके बाद में 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सब कुछ आप सभी को मिल रहा है 199 रुपए में। अगर इतना भी सब कुछ पूरा रट लोगे ना, आप आराम से आपका सी का एग्जाम बिल्कुल क्लियर करोगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। लेकिन इतना सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेकर रखोगे और पढ़ोगे नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो आप सभी तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट मेथड के बारे में। अगर आप सभी को पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कैसे करोगे, तो पेमेंट के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड से, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे और व्हाट्सएप पे, इन डिजिटल पेमेंट मोड्स के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके नोट्स, आपके क्विज टेस्ट, आपके क्वेश्चन बैंक, ये सारा का सारा जो है आपके व्हाट्सएप पे आएगा, पीडीएफ फाइल में आएगा। ठीक है, और इसका जो लैंग्वेज है, इन पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हैं तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आर्मी विंग वाले हो तो एक बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। ठीक है, ये अच्छे से आप इतना भी सब कुछ पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आप आपके बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अब इन एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं ये सभी चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से मैसेज भेज सकते हो। या अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे साथ
व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है। अगर पेमेंट के रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ वहां पे आपको पेमेंट कैसे करना है नहीं समझ में आता है, तो बात कर सकते हो व्हाट्सएप कॉल पे, ठीक है। तो चलिए सभी कैडेट्स, और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप सभी को इस कोर्स को परचेस करना है। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए लेकिन बहुत सारे बच्चे ना अभी आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा ना, जब आप एग्जाम लिखोगे, ठीक है, जब आप ना आपका एग्जाम जब ऐसे लिखोगे ना, तब एग्जाम के समय में आपको समझ में आएगा कि अच्छा था, तभी मैंने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस की, इसलिए मैं ना अभी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे ना ऐसे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मैंने अच्छा था, सच में अच्छा था कि जब मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेस किया तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और मैं यहाँ पे ना आप कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हो, जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर ना आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो करिए, अगर आपको लगता है सच में कि पास होना है आपको सी का एग्जाम तो कर सकते हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है तो आपको इन मॉडल क्वेश्चन पेपर की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें हम कनेक्टेड होते हैं, यूजर इंटरेक्शन चलता है हमारा, ठीक है, सवाल जवाब चलते हैं। अगर आप भी उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसमें से जो भी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन वहां पे भी डालते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो जुड़ सकते हो। और आपके जो भी सवाल जवाब है बाकी के कैडेट्स आपको रिप्लाई देंगे, मैं दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो। चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, ठीक है। काफी बड़ा होने वाला है आज की क्लास, काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज। एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य, तो एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो देश के प्रति निष्ठावान होना व सभी नियमों का पालन करना, देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता को कायम रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, कर्तव्य की भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, चरित्र उच्चा रखना और अपने अधिकारियों के साथ साथ अन्य नागरिकों का, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना। तो ये क्या एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक अच्छे नागरिक के ये कर्तव्य हर साल पूछा जाता है, बी में भी पूछा जाता है, सी में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा क्या होती है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं, उसी को आपदा कहते हैं। जैसे कि बाढ़ आना, सुनामी, भूकंप, ठीक है, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये क्या है, सभी के सभी आपदा है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के विषय में संक्षिप्त लिखिए। मतलब कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती है। तो प्राकृतिक आपदा है कि भैया वायु संबंधी, जल संबंधी और भूमि संबंधी। तो वायु संबंधी में क्या है, तूफान है, चक्रवात है, बवंडर है। तो जल संबंधी आपदाएं कौन सी है, बाढ़ है, अकाल है, बादल फटना है, भारी बारिश, सुनामी, ठीक है, ये सभी जल संबंधी है। और उसके बाद में भूमि संबंधी क्या है, तो भूकंप है, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना, तो ये सारी की सारी भूमि संबंधी है। और ये सभी याद रखिए क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा में आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में आते हैं, नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार नहीं, हर बार पूछा जाता है, एक भी साल नहीं है कि ये नया पूछा गया हो। जब से एनसीसी स्टार्ट हुई है ना, जब से आपका एग्जाम हो रहा है, तब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद तो मानव रचित आपदा में कौन से विषय आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मानव रचित आपदा में जो है यातायात दुर्घटनाएं, जो हमारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि सड़क पे एक्सीडेंट, रेल पे, वायुयान में, जलयान में, भवन दुर्घटनाएं जो होती है, वो सभी यातायात दुर्घटनाएं जो है वो मानव रचित आपदाओं में आते हैं। उसके बाद में गैस का औद्योगिक दुर्घटनाएं, गैस का रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, ठीक है, आग लगना, भवनों में आग लगना, उद्योगों में, झुग्गी बस्तियों में, कोयला खानों में, तेल की कुओं में आग लगना, ये सारे के सारे क्या है, तो मानव रचित आपदा है। वनों में आग लगना, ठीक है। उसके बाद है प्रदूषण है, जल का, भोजन का, शराब, महामारियां, बीमारियां, सभी जो है ये आतंकवादी गतिविधियां, पारिस्थितिकी संबंधी, युद्ध संबंधी, परमाणु, रासायनिक और पारंपरिक युद्ध, ये सभी के सभी क्या है,
तो मानव रचित आपदा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि आपदा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपदा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है भाई आपका प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव रचित आपदा। ये आपदा के दो प्रकार होते हैं। चलिए, आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। सभी कैडेट्स, आज की क्लास काफी बड़ी होगी। ठीक है, मैंने कल ही कहा था कि आज की क्लास बड़ी होगी। चलिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाज सेवा। तो समाज सेवा, सोशल सर्विस। तो समाज सेवा के विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार समाज सेवा के जैसे कि शिक्षा का प्रसार है, परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था। उसके बाद में वृद्धावस्था सहायता में उपाय, वृद्धावस्था सहायता के उपाय, रोजगार में सहायता करना, सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना, आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां। ठीक है, ये सारे के सारे समाज सेवा के विभिन्न प्रकार है। आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आचरण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क लिखो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखा भी नहीं, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आचरण नीति के विरुद्ध पक्ष में मुख्य तर्क क्या है ये भी देख लेना। चलिए उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन क्या है भैया? फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो परिवार नियोजन क्या है? तो परिवार नियोजन व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चे के जन्म के समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है, जिसी को हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है? जैसे कि आप सभी कैडेट्स हो, आगे चल के आप जब शादी करोगे, ठीक है, अभी नहीं करोगे, ठीक है, सभी लोग पहले गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, इंडियन आर्म फोर्स में लग जाओ, उसके बाद में शादी करो। ठीक है, जैसे ही शादी करोगे, शादी करने से पहले आप सभी को एक फैमिली प्लानिंग बनाना है कि हम दो हमारा एक। ठीक है, हम दो मतलब कि मैं और नहीं मैं और आपकी वाइफ, मतलब आपकी वाइफ नहीं, ठीक है, आप और आपकी वाइफ और आपका एक बेटा। ठीक है, आप दो आपका एक। ठीक है, आप दो मतलब आप, आपकी वाइफ और आप, आपका बेटा एक, मतलब कि हम दो हमारा एक। इस तरीके से एक फैमिली प्लानिंग आपको करना होता है, इसी को ही हम परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, पहले से आप प्लानिंग कर लो। ठीक है, कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे, समझ सकते हो आप, उतने होशियार तो हो ही सभी। चलिए उसके बाद में परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या है? तो भैया परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या है? तो पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी, निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये सारे के सारे परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय है, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी कैडेट्स बोर तो नहीं हो रहे हो सभी लोग? सभी लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बताओ क्या बोर हो रहे हो सभी? क्लास को एंड किया जाए क्या? क्लास को एंड किया जाए अभी? जल्दी से बताओ, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं। ठीक है, क्लास लंबी चलेगी लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे बताऊंगा। चलिए, बोर नहीं हो रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप में सीखने की चाहत है, इससे तो मैं मोटिवेट होता हूं। आप ना सीखने की चाहत है, इससे तो मैं मोटिवेट होता हूं। ठीक है, चलिए तो कहाँ थे हम? ओके, तो नेक्स्ट है कि HIV क्या है। जो बच्चे बी वाले हो, सी वाले हो, बच्चे बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, यही क्वेश्चन ना बिल्कुल, अब मैं क्या बताऊं आप बोलो। यही क्वेश्चन ना, ये हर साल पूछे गए वाले क्वेश्चन है, रेगुलर आने वाले क्वेश्चन है हर साल। HIV क्या है? ठीक है, तो HIV अर्थात HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक होता है। तो HIV क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, जो कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है, ठीक है, आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर होती है उसके ऊपर अटैक करता है HIV। ठीक है, तो
जैसी आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसके ऊपर अटैक करता है, तो वहां की आपकी जो इम्यूनिटी जो सेल्स है वो अगर खत्म होती है तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, फिर आपको छोटा से छोटा जो डिसीज है वो भी आपको बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में जो एड्स है, HIV जो है वो प्राइमरी स्टेज है, उसका कन्वर्ट किस में होता है, तो एड्स में होता है। ठीक है, तो फिर एड्स से बचने के कोई उपाय नहीं है। ठीक है, HIV से बच सकते हो, एड्स से बचने के कोई उपाय नहीं है। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे कि समाज के प्रति एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या है। तो भैया मैं एक एनसीसी कैडेट हूं, तो समाज के प्रति मेरी क्या भूमिका है। ठीक है, तो आप सभी को, तो आप भी एक एनसीसी कैडेट हो, तो आपकी भूमिका क्या है समाज के प्रति। तो जिस भी समुदाय में आप रहते हो उसके प्रति हमेशा निष्ठा की भावना रखना चाहिए। ठीक है, जिस भी आप समुदाय में, जिस भी समाज में, जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हो, तो सबसे पहले तो आपको निष्ठा की भावना उस समाज के प्रति आपको रखना है। राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, हमारा देश कैसे डेवलप हो सके उसके लिए हमें हमेशा काम करते रहना है, और राष्ट्र के प्रति तो निष्ठा होनी ही चाहिए। सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा और अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र विकास में योगदान दे सकते हो। ठीक है, और कई सारे पॉइंट्स हैं, आप सोशल एक्टिविटीज में काम करके भी जो है आप समाज के प्रति आपकी भूमिका निभा सकते हो। चलिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं विज्ञान। तो हेल्थ एंड हाइजीन, तो भैया स्वास्थ्य क्या है, हाइजीन क्या है, व्हाट इज हाइजीन। ठीक है, हाइजीन इज द साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ। तो हाइजीन इज द साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ इज कॉल्ड एज हाइजीन। हाइजीन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य एक विज्ञान की शाखा है। तो भैया स्वास्थ्य क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। तो हाइजीन या मतलब कि एक स्वास्थ्य क्या है, तो स्वास्थ्य एक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें क्या है, निजी और लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का प्रसार का अध्ययन उसमें किया जाता है, इसी को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं स्वच्छता क्या है। भैया स्वच्छता से आप क्या समझते हो, तो यह स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की कला है, उसको हम स्वच्छता कहते हैं, याद रखिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, तो भैया व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब कि खुद की पर्सनल व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, तो जैसे कि अपने शरीर और त्वचा की सफाई। ठीक है, अपने बॉडी की, शरीर की सफाई, दांतों की सफाई। ठीक है, दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, हमेशा ऐसे नहीं निकालना है नाखून, ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, बालों की सफाई, बाल छोटे होने चाहिए अच्छे से, वस्त्रों की सफाई। ठीक है, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद की स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आती है, तो ये सभी आते हैं। ठीक है, अपने शरीर और बॉडी की सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, हमेशा डैंड्रफ प्लस बॉल होने चाहिए आपके। ठीक है, शैम्पू से धोने चाहिए बालों को हमेशा। ठीक है, ज्यादा भी शैम्पू मत इस्तेमाल करो। ओके वेट, चलिए उसके बाद जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, सी वाले भी बच्चे याद रखिए। तो जल को शुद्ध करने की विधियां, पानी को शुद्ध करने की विधियां कौन सी है, तो अवसादन है, निस्पंदन, उबालना, क्लोरीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रिवर्स ओमोसिस, यूवी फिल्टर। ठीक है, और एक्वा प्रिवी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये जो है जल के शुद्धिकरण की विधि है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो शौचालय के विभिन्न प्रकार क्या है, तो इसमें शौचालय के विभिन्न प्रकार है, वाटर कैरेज सिस्टम, एक्वा प्रिवी, रिमूवल सिस्टम, डीप ट्रेंच, शैलो ट्रेंच। ठीक है, चलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मलेरिया से बचाव के उपाय क्या है, तो आप सभी बोर तो नहीं हो रहे हो, सभी कैडेट्स आप सभी बोर तो नहीं हो रहे हो। क्लास काफी लंबी है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मलेरिया से बचाव के उपाय क्या है, तो डीडीटी रसायन का छिड़काव, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग, उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्र का प्रयोग। उसके बाद में आसपास जो है आपके घर के आसपास पानी जमा नहीं होना देना चाहिए, नालियों में आदि में मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। तो ये सारे के सारे मलेरिया से बचाव के उपाय याद रखें। तो स्वच्छता का क्या महत्व है, तो हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन तथा
जल, वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वच्छता का महत्व है। तो बात करते हैं साहसिक गतिविधियां, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवेंचर एक्टिविटीज। तो भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी है, तो लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, पद यात्रा, साइकिल एवं मोटरसाइकिल अभियान, ठीक है। उसके बाद में ट्रैकिंग, ये सारी की सारी भू आधारित गतिविधियां हैं। तो साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य आप सभी को लिखना है। तो साहसिक प्रशिक्षण आप सभी एनसीसी कैडेट को क्यों दी जाती है, क्या उद्देश्य है। तो एनसीसी कैडेट्स को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना के गुणों का विकास करने के लिए आप सभी को साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ोतरी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और क्लोरोफ्लोरो बेंजीन गैस के अधिक प्रयोग द्वारा वातावरण की ओजोन परत क्षीण होने का संयुक्त प्रभाव है। इसके कारण संपूर्ण विश्व में मानव जीवन और जीवों की, वनस्पतियों की अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो पर्यावरण क्षरण के प्रभाव क्या क्या है, बढ़ोतरी, तापमान में बढ़ोतरी, ओके, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, आम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षीण होना, ये जो है पर्यावरण क्षरण के प्रभाव है। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण में एनसीसी कैडेट कैसी भूमिका निभा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण संरक्षण में आप कैसे भूमिका निभा सकते हो, वृक्षारोपण करना, पेड़ों की कटाई रोकना, लोगों को प्रेरित करना पर्यावरण के बारे में, उनको मार्गदर्शन करना, जल का अपव्यय, प्रदूषण रोकना, कूड़े कचरे का उचित निपाटन करवाना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, ठीक है, हमेशा पेड़ पौधे लगाना। चलिए अब बात करते हैं हमारा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाएंगे। तो सशस्त्र सेनाओं में सशस्त्र सेनाएं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो कि आर्म फोर्सेस कहा जाता है। विभिन्न सेना कमानों के नाम लिखो। वेरी वेरी डियर कैडेट्स, अभी अच्छे से फोकस्ड होके याद रखो, ध्यान दो सभी कैडेट्स, ठीक है। तो विभिन्न सेना के कमांड के नाम आप सभी को लिखना है, जैसे कि उत्तर कमांड है, पश्चिम कमांड है, मध्य कमांड, दक्षिण कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, पूर्वी कमांड और ट्रेन प्रशिक्षण कमांड, ठीक है। ये जो है इंडियन आर्मी के कमांड्स हैं, याद रखें, ठीक है। उसके बाद में वेरी, अभी ये तो क्या बताओ यार, वेरी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेना के लड़ाकू अंगों के नाम क्या है, तो आर्मर है, इन्फेंट्री और मैकेनाइज इन्फेंट्री है, याद रखिए सभी। आत्मरक्षा, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार आचरण करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप सभी को सुरक्षित रहना है, ठीक है, कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी को समझना है और युवाओं के लिए आदर्श स्थापित करना है। नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू आदि से दूर रहे, अच्छी संगत में रहे, बुरे मित्र आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। पढ़ाई, संगीत, चित्रकला, बागबानी जैसे उत्तम शौक रखना चाहिए। समय व साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जो भी करे नियम के अनुसार करे, ठीक है, तभी आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। चलिए उसके बाद में कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए। भाई आप सभी एक एनसीसी कैडेट हो तो आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कैडेट्स के साथ, तो उन्हें पूर्णतः अनुशासित, आप सभी डिसिप्लिन में होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, मित्रत्व और सहकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से साथ आपसी सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए आप सभी को, ठीक है। उसके बाद मानचित्र अध्ययन, तो भैया मैप रीडिंग हमारा टॉपिक आता है, मानचित्र अध्ययन। तो मानचित्र अध्ययन तो तुम्हारा भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानचित्र अध्ययन। आप सभी को इसके ऊपर ना कल से हमारी क्लासेस चलेगी मानचित्र अध्ययन के ऊपर, ठीक है, मैप रीडिंग के बारे में और अच्छे से समझेंगे उसमें। तो मानचित्र क्या होता है, तो मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानवरचित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है, उसी को हम मैप कहते, मानचित्र कहते हैं। चलिए सभी कैडेट्स आप तब तक ये लिख लीजिए, ठीक है, या याद रखिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं ताकि मेरा भी गला सूख रहा है। आप सभी कैडेट्स को मैं साथ में चैट बॉक्स में रिप्लाई भी दे रहा हूं, ठीक है, साथ में रिप्लाई भी दे रहा हूं। चलिए तो मानचित्र के उपयोग लिखो। तो मानचित्र के क्या क्या उपयोग है, किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना,
ठीक है। मानचित्र के वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैप के यूजेस क्या है, तो किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। ठीक है, तो ये मानचित्र के उपयोग है। चलिए, अरे बाप रे, क्या बात है, आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंपास के मुख्य भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट, थंबरिंग है, लीड है, विंडो है, टंग है, प्रिज्म है, लबर लाइन है, डायरेक्शन मार्क है, एरो हेड है। ठीक है, ये सारे के सारे कंपास के मुख्य भाग है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद में कार्डिनल पॉइंट्स और नॉर्थ के प्रकार लिखो। तो कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से? कार्डिनल पॉइंट हम किसे कहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो भी हमारी दिशा है उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो उत्तर के प्रकार कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ नॉर्थ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। तो ठीक है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित के लिए पारंपरिक संकेत बनाओ। आपको कन्वेंशनल साइन बनाना है, धारा का कन्वेंशनल साइन, मंदिर का कन्वेंशनल साइन, नलकूप का कन्वेंशनल साइन, मस्जिद का और किले का। ठीक है, कन्वेंशनल साइन आप बना दीजिएगा। कंपास के उपयोग क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपास के उपयोग क्या है? तो उत्तर दिशा का पता लगाना, मानचित्र को सेट करना, चुंबकीय प्रभाव नापना, रात्रि मार्च में मदद करना। ठीक है, ये जो है कंपास के उपयोग है। तो क्षेत्र कला एवं उद्योग युद्ध कला, जो कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं, क्षेत्र कला किसे कहते हैं? तो क्षेत्र कला उपलब्ध भूमि और उपकरणों के अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की एक कला होती है, जिसको हम क्षेत्र कला कहते हैं। ठीक है, और इसको ना मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी समय कम है, लेकिन जो हमारी परसों से जो क्लासेस चलेगी उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? तो क्षेत्र कला में कौन कौन से? भूमि का विवरण है, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाले। ठीक है, ये सभी क्षेत्र कला में विषय सम्मिलित होते हैं। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं विभिन्न प्रकार के मैदान कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी को भूमि के प्रकार लिखना है, मैदान के प्रकार लिखना है, जैसे कि उबड़ खाबड़ मैदान, समतल भूमि या खुला मैदान, ऊंचे मैदान, मृत भूमि, ठीक है, जिसको डेड ग्राउंड, हाई ग्राउंड, फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, ये जो है सारे के सारे क्या है, भूमि के प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, जजिंग मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, इकाई माप विधि, प्रतीति विधि, औसत खंडत विधि, खंड औसत विधि, की रेंज विधि, आधा माप विधि, ब्रैकेटिंग विधि, ये सारी के सारी दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। ठीक है, जैसे कि यूनिट मेजरमेंट मेथड, ठीक है, अपीयरेंस मेथड्स, की रेंज मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, हाल्विंग मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, ये सारी की सारी क्या है, तो दूरी का अनुमान लगाने की विधि है, मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि संकेतों का क्रम लिखो। तो भैया संकेतों का क्रम क्या है? तो ग्रेड से हम उसको दर्शाते हैं। तो ग्रेड का मतलब होता है ग्रुप, रेंज, ऐड और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ग्रुप, रेंज, ऐड और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, समूहों का चुनाव, क्षेत्र, मदद और विवरण, याद रखिए सभी। संचार की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन में पूछा जाएगा आपसे। तो संचार की विभिन्न विधियां की संकेतों की भाषा, ध्वनि माध्यम, लिखित माध्यम, संदेश वाहक एवं धावक, तार और केबल और बेतार यंत्र, ये सारी की सारी संचार की विधियां है। चलिए, अब बात करते हैं सशस्त्र उपकरण। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी को मैं एक बात यहाँ पे बता दूं। ठीक है, आप सभी को अब ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, आप सभी को ये क्या करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, तो ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो नीचे एक मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है, मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट हो जाना है। आप सभी को टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक कैडेट को ये पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है। सभी कैडेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो जाओ, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको वहां पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एक कोड याद रखो। ठीक है, एक कोड याद रखो, एनसीसी पीडीएफ, एनसीसी पीडीएफ। ठीक है, एक कोड है। ठीक है, ये कोड है, आप सभी को मैं एक कोड बता रहा हूं, एनसीसी पीडीएफ। इस तरीके से आपको जो है वहां पे टेलीग्राम में एक मैसेज भेज देना है। ठीक है, आप सभी को टेलीग्राम पे जो है बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। आप सभी को
पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर किसी को नहीं, सभी को, हर एक किसी को पीडीएफ मिलेगा। वहां पे सिर्फ आपको एनसीसी पीडीएफ ऐसा एक मैसेज भेज देना है टेलीग्राम पे। ठीक है, सभी को मिल जाएगा और वहां पे आप सवाल जवाब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, तो जल्दी से जाए टेलीग्राम चैनल पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सभी कैडेट्स क्लियर है? आप सभी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को ज्वाइन होना है और वहां पे जो है आपको एनसीसी पीडीएफ इस तरीके से एक मैसेज टाइप करना है और कुछ ही समय में आपको वहां पे पीडीएफ आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना एवं उपकरण। ठीक है, सशस्त्र सेना एवं उपकरण, तो इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें 7.62 mm एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है, तो 275 मीटर की होती है। ठीक है, उसके बाद में एलएमजी की तीव्र फायर रेंज कितनी मैगजीन प्रति मिनट होती है, तो 3 मैगजीन प्रति मिनट होती है। ठीक है, तीव्र 3 मैगजीन का मतलब कितना होता है, ठीक है, 3 मैगजीन प्रति मिनट की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्टेन मशीन कार्बाइन। ठीक है, स्टेन मशीन कार्बाइन। एलएमजी कितने भागों में खोली जाती है, तो 5 भागों में खोली जाती है। और इसके बाद में 7.62 mm एसएलआर में कितने खांचे होते हैं, ग्रूव्स कितने होते हैं, तो 6 ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, याद रखिए सभी। चलिए तो नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। 7.62 mm राइफल का कैलिबर कितना होता है, तो 7.62 mm होता है। 7.62 mm एसएलआर की भरी मैगजीन के साथ कितना वजन होता है, तो 5.1 kg होता है। ठीक है, भरी मैगजीन के साथ पूरा वजन एसएलआर राइफल का। उसके बाद में 7.62 mm एसएलआर की कारगर रेंज कितनी होती है, तो 275 मीटर होती है। 7.62 mm एसएलआर में कितने राउंड्स लोड होते हैं, तो 20 राउंड होते हैं। ठीक है, और 7.62 एसएलआर का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो एसएलआर का पूरा नाम क्या है, तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है, ठीक है, ये एसएलआर का पूरा नाम है, याद रखिए। ठीक है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है पता है आप सभी को, तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये बता दूं कि 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है, 1A1 ये एसएलआर का पूरा नाम है। ठीक है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है, तो 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूं, एसएलआर का पूरा नाम क्या है, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1। ठीक है, ये जो एसएलआर का पूरा नाम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 7.62 mm एसएलआर की सफाई के लिए मुख्य वस्तुएं कौन सी है। तो या किसी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राइफल की साफ सफाई के लिए कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो पुल थ्रू है, तेल की बोतल है, संयोजन उपकरण है, गैस रेगुलेटर, चाबी, पेचकस, सिलेंडर एवं चैम्बर सफाई ब्रश, राइफल सफाई ब्रश, ग्रेफाइट, ग्रीस ट्यूब, फ्लैनेल। ठीक है, ये सारी की सारी जो है राइफल को साफ सफाई के लिए ये सभी चीजें जो है राइफल को साफ करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइफल की साफ सफाई के लिए कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता होती है, या एसएलआर के राइफल के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है सफाई के लिए। तो ये सारे के सारे आइटम्स चाहिए होती है राइफल को साफ करने के लिए। अब सैन्य इतिहास, मिलिट्री हिस्ट्री, तो मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर जो हल्दी घाटी के ऊपर आप सभी को 50 शब्द में संक्षिप्त नोट लिखना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। ये युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। इसमें लगभग 20,000 राजपूतों और 80,000 मुगल सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध बहुत भीषण एवं अनिर्णित था। महाराणा प्रताप इसमें जीवित बच गए, लेकिन किंतु उनका प्रिय अश्व चेतक उनकी जान बचाते हुए मारा गया। ठीक है, चेतक नाम का उनका एक हॉर्स था, घोड़ा था, उनकी जान चली गई उसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर देना है। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया, तो भैया ये 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक जो है 1605 तक जो है उन्होंने क्या किया, तो शासन किया अकबर ने मुगल साम्राज्य पर। तो 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे, तो जनरल सैम मानेकशॉ साहब थे। बाद में उन्हें फील्ड मार्शल भी बनाया गया। ठीक है, भारत पाक के बीच में जो चौथी लड़ाई वो कौन सी थी, तो वो कारगिल थी। कौन थी, 1999 में, 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो चौथी लड़ाई है भारत पाकिस्तान की। चलिए फिर उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति आप सभी को करना है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ
स्टाफ कौन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, तो भैया चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में 1971 के युद्ध में कितने सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया, तो 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया, तो मेजर सोमनाथ साहब शर्मा को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया सर्वप्रथम। उसके बाद में 1971 में युद्ध में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पित किया, तो कौन थे वो, तो जनरल ए.के. नियाजी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी साहब ने जो है वो आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, सरेंडर किया था 1971 के पाकिस्तान युद्ध में। चलिए उसके बाद में सत्य अथवा असत्य लिखो, आप सभी को सही और गलत लिखना है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अरुण खेतरपाल साहब को भी जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मेजर शैतान सिंह 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए, ये भी सत्य है। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह साहब को भी जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट का बचता है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। ठीक है, ये सभी को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखिए सभी कैडेट्स, ठीक है, अच्छे से याद रखिए सभी। तो चलिए आज ना हम सभी ने एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्लास लिया है। ठीक है, आप सभी इतने देर तक बने हो, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी कैडेट्स। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है वीडियो में कि आप सभी ये पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सभी लोग इतने देर तक बने हो। ठीक है, तो सभी लोग खाना खा लीजिए अच्छे से, बढ़िया। ठीक है, अब सो जाइए, सुबह की 9 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। तो वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, आज की क्लास काफी बड़ी हो चुकी है और आप सभी इतने देर तक बने हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल मिलेंगे कल की सुबह वाली क्लास में। सभी को गुड नाइट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।